नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम रिवीजन करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी का, यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र, या आप कह सकते हैं हिंदी शिक्षण विधियों का हम रिवीजन करेंगे। तो गाइज, ये मेरी शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी पेडागोजी आपकी 15 मार्क्स की यानी 15 अंकों की आने वाली है। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, शिक्षण विधि और प्रणाली में अंतर। गाइज, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करते हैं शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि क्या होती है? कक्षा में पढ़ाते समय विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक तरीका है शिक्षण विधि। मीन्स आप कह सकते हैं, जैसे जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या हम बुक्स का यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी बुक्स में पढ़ाते समय बुक से रिवीजन कराते हैं, ठीक है, या कोई गद्यांश पढ़ाते हैं बुक में या पद्यांश पढ़ाते हैं बुक के अंदर, तो वहाँ पर हम कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पर हम टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपकी शिक्षण विधि है। मीन्स जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ाते समय जिस भी तरीके से उस कंटेंट को यानी उस विषय वस्तु को, उस पाठ को पढ़ाता है, जिस भी तरीके से, वो उसकी शिक्षण विधि कहलाती है। बात करते हैं, इसका एक और डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में। एक लिमिट टाइम के अंदर यानी कम समय के अंदर, जैसे 40 मिनट का एक पीरियड होता है क्लास के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिटेड समय के अंदर, ठीक है, मीन्स उस 40 मिनट के अंदर जो भी टीचर द्वारा जो भी एक्टिविटी कराई जाती है वो शिक्षण विधि आती है, वो शिक्षण विधि कहलाती है। जैसे अब कोई खेल विधि के द्वारा हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, जैसे वर्णमाला का ज्ञान करा रहे हैं तो खेल विधि के द्वारा करा रहे हैं। तो ये क्या है? एक लिमिट टाइम के अंदर ही तो है, उस 35-40 मिनट के एक पीरियड के अंदर एक टीचर बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कराता है, तो वो कौन सी विधि है? खेल विधि है, ठीक है, लेकिन क्या है? एक लिमिट टाइम के अंदर है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि कहा जाता है। बात करते हैं शिक्षण प्रणाली की। तो शिक्षण प्रणाली क्या होती है? वाइड कंसेप्ट है, ठीक है, एक बड़ा कंसेप्ट है ये। तो विद्यालय के अंतर्गत यानी विद्यालय में संचालित जितनी भी गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? शिक्षण प्रणाली कहलाती है। और इसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? व्यापक होता है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होती हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत ही शिक्षण विधि आती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, शिक्षण विधि एक छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, और जो स्टूडेंट को क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ टीचर कराता है, ठीक है, जिस भी मेथड से उसको पढ़ाता है, वो उसकी शिक्षण विधि कहलाती है। और शिक्षण प्रणाली क्या होती है? विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो सब क्या होती हैं? शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं गाइज व्याकरण शिक्षण की। तो यहाँ पर आप इसे 3 पोर्शन में पढ़ेंगे, यानी 3 पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। पहला होता है व्याकरण शिक्षण, दूसरा होता है गद्य शिक्षण, तीसरा होता है इसमें पद्य शिक्षण। तो मेनली 3 होते हैं, फिर इसके बाद में डिवाइड हो जाता है, जैसे नाटक शिक्षण हो गया, कहानी शिक्षण हो गया, ये उसके बाद के पार्ट हैं। सबसे पहले मेन 3 रूप में हम इसको पढ़ेंगे। पहला होता है व्याकरण शिक्षण। बात करते हैं व्याकरण शिक्षण की। तो व्याकरण शिक्षण, पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्याकरण शब्द कई बार आ जाता है कि व्याकरण शब्द किससे बना है, ठीक है, या इसका संधि कह सकते हैं, या इसको पार्ट्स में ब्रेक करना कह सकते हैं आप। तो व्याकरण शब्द जो है वो किस किस से बना है? वी प्लस आ प्लस क्री, ठीक है, कै के नीचे री की मात्रा है, क्री प्लस ल्यूट ओब्लिक अन, ठीक है, ये है। तो वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट प्लस अन, तो ल्यूट या अन एक ही मतलब है इसका। बात करते हैं गाइज व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण को पढ़ाया क्यों जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है शब्दों की रचना का ज्ञान कराना, यानी कौन सा शब्द किस तरह से बना है, किस शब्द के अंदर कौन कौन सी संधि है, किस शब्द के अंदर समास का यूज़ हुआ है, किस शब्द के अंदर प्रत्यय यूज़ हुआ है, ये सब क्या है? ये व्याकरण शिक्षण है। यानी कि कोई भी शब्द का निर्माण किस तरह से हुआ है, उसकी रचना कैसी हुई है, उसकी नॉलेज देना, उसका ज्ञान देना, क्या है? व्याकरण शिक्षण है। बात करते हैं इसके कुछ टर्म्स की। तो ध्यान रखना है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ निकल कर आता है कि व्याकरण शिक्षण को सीखने का राममार्ग कहा जाता है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण को सीखने का राममार्ग। या अब देखिए, राममार्ग को कैसे याद करेंगे? राममार्ग का अगर आप उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो यहाँ पर निकल के आता है ग्रामर, और ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ग्रामर का उल्टा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? राममार्ग। तो इसीलिए ही ये एक ट्रिक है, ठीक है, भाषा सीखने का राममार्ग किसको कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। व्याकरण क्या है? एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करती है। जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है,
मेरुदंड होता है, उसी तरह से भाषा का मेरुदंड यानी भाषा का बेस, भाषा की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसको दो नामों से जाना जाता है। एक इसको सीखने का राममार्ग कहा जाता है, ठीक है, तो ग्रामर का उल्टा हो गया राममार्ग, तो राममार्ग कहा जाता है। दूसरा इसको भाषा का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। मेरुदंड का मतलब यहाँ पर रीढ़ की हड्डी हो गया। बात करते हैं विशेषताओं की। भाषा के नियमों का ज्ञान कराना, इसकी सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो भाषा के नियमों का ज्ञान कराती है। अभी मैंने आपको बताया कि भाषा का या किसी भी शब्द की रचना कैसी हुई है, किसी भी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, इसका ज्ञान यानी उसके नियम, उनका ज्ञान क्या है? व्याकरण शिक्षण होता है। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के नियमों का ज्ञान कराना, या कह सकते हैं शब्दों की रचना का ज्ञान कराना। तो ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अब कुछ अन्य उद्देश्यों की। तो व्याकरण शिक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य होते हैं, जैसे शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान कराना, शब्द रूप का ज्ञान। अब जैसे शब्द रूप का मतलब क्या है कि उसके अंदर कौन से प्रत्यय है, ठीक है, कौन सी धातु है, कौन सी संधि है, इस तरह से। दूसरा, तर्क शक्ति का विकास करना। तो तर्क शक्ति का ये एक सामान्य उद्देश्य है, तर्क शक्ति का विकास करना। बात करते हैं कुछ अन्य उद्देश्यों की। तो शब्दकोश में वृद्धि करना। ध्यान रखना है, शब्दकोश में वृद्धि किससे होती है? व्याकरण से। जितना ज़्यादा आपको व्याकरण का यानी नियमों को ज्ञान होगा, उतने ही नए शब्द आप बना सकेंगे। तो इसलिए शब्दकोश का ज्ञान कराना या शब्दकोश में वृद्धि करना, शुद्ध वाचन करना, लेखन का ज्ञान कराना, तर्क, चिंतन, निरीक्षण का विकास करना, ठीक है। तो शुद्ध वाचन भी किसका एक पार्ट हो जाएगा? शुद्ध वाचन। शुद्ध वाचन किसका उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। क्योंकि जब तक आप वर्ड को समझ नहीं पाएंगे कि बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी रचना कैसे हुई है, तब तक आप उसको शुद्ध तरीके से बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। या आप कह सकते हैं शुद्ध लेखन, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है कि चारों कौशलों का क्रमबद्ध विकास। अब मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी मैंने पूछा था आपसे कि चारों कौशलों का यानी क्या सीक्वेंस होता है हिंदी के अंदर, जो चारों कौशलों का क्या क्रम होता है, किस तरह से कौशलों को सिखाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एक सीक्वेंस होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो हम LSRW होता है, ठीक है, LSRW। हिंदी में इसको बोलते हैं सुबोपल्ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुबोपल्ली याद रखना है आपको, सुबोपल्ली ट्रिक है ये। सुबोपल्ली यानी सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स थी। बात करते हैं इसकी विधियों की। तो यहाँ पर कुछ प्राचीन विधियाँ आती हैं, कुछ नई विधियाँ हैं और कुछ अन्य विधियाँ हैं। बात करते हैं प्राचीन विधियों की, तो आगमन, निगमन पुरानी विधियाँ हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, 3 तरह की विधियाँ निकल कर आती है। एक होती है आगमन, सिर्फ आगमन विधि का यूज़ करना। तो ये क्या है? ये प्राचीन विधि है, पुरानी विधि है, पहले इस मेथड का यूज़ होता था। इसी तरह से निगमन विधि, हालांकि ये अभी भी हमारे स्कूल में चल रही है, लेकिन ये बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए प्राचीन विधि के अंतर्गत है। आगमन विधि या निगमन विधि, ये दोनों ही क्या है? प्राचीन विधियाँ हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है, यानी जो आजकल हमारी कक्षाओं में यूज़ होता है, आगमन निगमन दोनों, मीन्स उदाहरण भी पढ़ाते हैं और नियम भी पढ़ाते हैं, तो दोनों को मिलाकर पढ़ना, यानी आगमन निगमन एक साथ पढ़ाना। आगमन निगमन विधि ये कौन सी है? ये नई है, यानी आधुनिक विधि है। आधुनिक का एक और नाम आप कह सकते हैं अर्वाचीन, ठीक है। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरा, बात करते हैं प्राचीन विधियों की, तो सूत्र विधि या कंठ विधि प्राचीन विधि है, ठीक है। सूत्र विधि या कंठ विधि यानी कंठस्थ विधि, मतलब जिसमें फॉर्मूला रटाया जाता है, नियम रटाए जाते हैं, सूत्र रटाए जाते हैं। थर्ड है इसमें परायण विधि। परायण विधि, परायण विधि ये भी क्या है? प्राचीन विधि है, पहले ज़माने में इसको पढ़ाया जाता था, प्राचीन समय में। इसी तरह से भाषा संसर्ग विधि भी क्या है? प्राचीन विधियां हैं। बात करते हैं लेटेस्ट विधियों की। गाइज ये जरूर ध्यान रखना है कि अभी आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो आगमन निगमन को एक साथ, यानी आगमन निगमन विधि ये कौन सी है? आधुनिक। सेकंड, समवाय या सहयोग, ये भी कौन सी है? आधुनिक। और पाठ्य पुस्तक ये भी कौन सी है? आधुनिक, ठीक है। तो तीनों आधुनिक। ध्यान रखना है, पाठ्य पुस्तक कई बार पूछा जाता है एज इट इज एग्जाम में, तो पाठ्य पुस्तक को जरूर ध्यान रखना है। पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी है? आधुनिक विधि है, ठीक है। और इसी तरह से समवाय या कह सकते हैं सहयोग विधि, ये भी क्या है? आधुनिक विधि है। और आगमन निगमन आधुनिक है। बात करते हैं अन्य विधियों की, तो अनौपचारिक या सैनिक विधि होती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत बेसिक सिर्फ ज्ञान करा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सैनिक विधि, ताकि लोगों से बातचीत की जा सके, ठीक है। इसलिए जो बेसिक होती है ये सैनिक विधि है, इसको अन्य विधि भी हम कह देते हैं। बात करते हैं गाइस आगमन विधि की। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि का प्रतिपादन, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। बात करते हैं इसका सीक्वेंस कैसे चलता है, यानी क्रम कैसे है। तो इसमें हम आगमन में
विशेष उदाहरण से, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उदाहरण क्या है, कुछ विशेष उदाहरण दिए जाते हैं, विशेष उदाहरणों से नियम की स्थापना करना। ठीक है, इसके अंदर कैसे पढ़ा जाता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है, यानी उदाहरणों से नियम की तरफ चलती है आगमन विधि। इसी तरह से अब इसके 4 क्रम होते हैं, 4 स्टेप्स आप कह सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेप्स की। गाइज, आगमन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी पूछी जाती है आगमन विधि, हिंदी में भी पूछी जाती है आगमन विधि, तो दोनों में पूछी जाएगी, तो आपको टिप्स पे रखनी है। आगमन विधि क्या प्रतिपादन किसने किया है, अरस्तु ने, ये यूनानी दार्शनिक थे। इसमें स्टेप्स कैसे चलते हैं, यानी विशेष उदाहरणों से और नियम की तरफ चलते हैं। इसी तरह से बात करते हैं इसके स्टेप की। पहला स्टेप है आपका समानता। समानता का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, जैसे और एग्जाम्पल होते हैं और उदाहरणों से इसकी समानता कंपैरिजन किया जाता है, यानी उनमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया, उसकी अन्य उदाहरणों से क्या सिमिलैरिटी, क्या समानता है, वो देखा जाता है। सेकंड, उसके बाद छात्रों के साथ नियम बनाए जाते हैं। कौन, अध्यापक। अध्यापक छात्रों के साथ मिलकर नियम बनाता है। और लास्ट में क्या होता है, नियम की सत्यता की जांच की जाती है। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की, तो यहाँ पर 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जायसी की परिभाषा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है, जायसी के अनुसार विशेष दृष्टांतों और सामान्य नियम, यानी कुछ विशेष एग्जाम्पल से, विशेष दृष्टांतों से, दृष्टांतों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। दृष्टांतों का मतलब होता है उदाहरण, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको उदाहरण ना मिलके दृष्टांत दिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो आपको एज इट इज़ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो दृष्टांतों यानी एग्जाम्पल से सामान्य नियम बनाना, तो ये किसने बताया था, जायसी की कोटेशन है ये। सेकंड, लैंटन की एक कोटेशन है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा स्वयं निष्कर्ष निकालता है, ये लैंटन की कोटेशन है। थर्ड, बात करें यंग या जुंग की, तो इनकी परिभाषा इन्होंने कहा था स्थूल तथ्यों से। स्थूल का मतलब होता है बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्थूल देखिए, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे और स्थूल का मतलब होता है बड़ा, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्थूल तथ्यों से यानी कुछ बड़े विशेष एग्जाम्पल से मानसिक शक्तियों का प्रयोग करवाया जाता है, यानी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विशेष तथ्य होते हैं, कुछ बड़े तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है, यंग या जुंग की परिभाषा है। तो इसमें जायसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जायसी को अच्छे से तैयार करना है। बात करते हैं इसके स्टेप्स की, तो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। पहला है उदाहरण या प्रस्तुतिकरण। उदाहरण या प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है स्पेशल एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है कि उदाहरण, यानी इसको हम प्रस्तुतिकरण की स्टेज कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि कुछ विशेष एग्जाम्पल बच्चे को दिए जाते हैं, उसके सामने कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम्पल के बीच में सिमिलैरिटी, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि समानता देखी जाती है कि पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल हमने जो लिया है और बाकी एग्जाम्पल जो हमारे सामने हैं उनमें क्या समानता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड, नियमीकरण। नियमीकरण का मतलब होता है जब उन एग्जाम्पल के बीच में जब एक सिमिलैरिटी देखी जाती है कि भाई इसमें ये समानता है, यानी ये नियम का फॉलो हो रहा है, इसमें ये कॉमन नियम निकल कर आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे प्रिंसिपल यानी नियम की स्थापना की जाती है और लास्ट में उसको सिद्ध करने के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में उसको यूज़ किया जाता है, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत हमने बनाए हैं। तो ये 4 स्टेप है, चारों एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। पहला है प्रस्तुतिकरण या उदाहरण, सेकेंड निरीक्षण करना, थर्ड उसके बाद उसका सामान्यीकरण करना और लास्ट में हो जाएगा सत्यापन या पुष्टि कर देना। बात करते हैं गाइज, तो ये विधि कहाँ यूज़ होती है, आपकी गणित शिक्षण के अंदर यूज़ होती है। बात करते हैं इसके लाभ की, तो इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इसके गुण हैं और क्या अवगुण हैं। तो बात करते हैं पहले गुण की। फर्स्ट है इसमें कि प्राइमरी स्टैंडर्ड को, यानी जो प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं, प्राथमिक जो विद्यार्थी होते हैं प्राथमिक कक्षा के, उनको ग्रामर सिखाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है आगमन विधि। दूसरा कि एक वैज्ञानिक विधि है, तो इसके अंदर क्या होता है, बाल केंद्रित है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही इसके अंदर एक्टिव होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक क्या है, एक दोष क्या है, एक कमी क्या है, तो कमी ये है कि ये हाई लेवल के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, ग्रामर अगर हम आगमन से पढ़ाएंगे तो छोटे लेवल पर तो 2-4 एग्जाम्पल से बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थी कक्षा में आगे बढ़ता है, जैसे 8th 9th 10th तक पहुंचता है, वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ को कम टाइम के अंदर पढ़ाना होता है और साथ साथ कुछ अपवाद भी हमें पढ़ाने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आगमन विधि का मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है लेकिन बड़े बच्चों के लिए नहीं है। बात करते हैं इसके रूप की, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है इसके 2 रूप हैं। ठीक है, यानी इसके 2 पार्ट्स कह सकते हैं। कौन सा, पहला प्रयोग,
यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ। ठीक है, एक प्रयोग विधि होती है और एक सहयोग विधि होती है। सहयोग विधि का अन्य नाम समवाय विधि होती है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि सहयोग विधि किस विधि का रूप है, तो आपको ध्यान रखना है ये आगमन विधि का रूप है। इसी तरह से प्रयोग विधि किसका रूप है, आगमन का रूप है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, इसके दो रूप होते हैं आगमन विधि के, एक प्रयोग विधि और एक सहयोग विधि। और सहयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो समवाय विधि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं समवाय विधि की। तो समवाय का मतलब होता है समवाय, यानी दूसरों के साथ मिलकर पढ़ाना, यानी अन्य के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ इसको मिलाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब निगमन विधि की। तो आगमन हमने पढ़ ली है, अब निगमन में क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आगमन का। तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निगमन के बारे में। निगमन होता क्या है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल अपोजिट है आगमन का। आगमन में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, लेकिन निगमन में हम क्या चलते हैं, नियम से उदाहरण, यानी अपोजिट चलते हैं। बात करते हैं इसके प्रतिपादन की। तो प्रतिपादन किसने किया था, अरस्तु और प्लेटो ने। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो ने मिलके किया था निगमन विधि। नेक्स्ट है चरण, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला नियम, इसमें अपोजिट चलता है। ठीक है, आगमन का अपोजिट है, पहले नियम होंगे, उसका परीक्षण, उसका दूसरे एग्जाम्पल के साथ यूज़ किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, फिर बाद में उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के बाद में उसका सत्यापन किया जाता है। तो पहले ध्यान रखना इसमें अपोजिट चलता है। पहले नियम होता है, नियम की सिद्धता की जांच की जाती है। तो पहले नियम रखते हैं, फिर उस नियम को, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले हम क्वेश्चन में लगा कर देखेंगे कि क्या सभी इस तरह के सभी क्वेश्चन के अंदर सही बैठ रहा है। तो पहले नियम होता है, नियम के बाद उसका एग्जाम्पल पर यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसका परीक्षण होता है, लास्ट में सत्यापन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, बुक्स का निर्माण भी अधिकतर इसी विधि पर बेस्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। निगमन विधि का क्या यूज़ है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक किस पर आधारित होती है, निगमन विधि पर। जो पाठ्य पुस्तकें हम पढ़ते हैं वो सब निगमन विधि पर आधारित होती हैं। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक विधि का एक दूसरा रूप आप कह सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक का निर्माण के अंतर्गत कौन सी विधि का यूज़ होता है, तो निगमन विधि का यूज़ होता है। बात करते हैं इसके रूप की। तो इसके 2 रूप हैं, एक जैसा भी मैंने आपको बताया पाठ्य पुस्तक प्रणाली, दूसरा इसमें सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली भी क्या है, एक तरह से वही रटाने वाली चीज़ें हैं कि इसमें हम डायरेक्ट नियम को रटा रहे हैं, फॉर्मूला रटा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, आगमन के भी 2 रूप हैं, प्रयोग और सहयोग, और निगमन के 2 रूप हैं, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक। दोनों एग्जाम में आ सकती हैं। बात करते हैं आगमन निगमन की। तो आगमन निगमन का मतलब क्या हो गया, दोनों को जिसमें मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि की, तो आपको ध्यान रखना है कि आगमन और निगमन दोनों को मिलाकर पढ़ाना, यानी आगमन निगमन विधि क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है ग्रामर को पढ़ाने की। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में अगर आपको सिर्फ आगमन विधि ऑप्शन में दिया है तो आप आगमन विधि को टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको आगमन निगमन, दूसरा एक आगमन एक निगमन और एक में है आगमन निगमन दोनों, तो आपको वहाँ पर आगमन निगमन दोनों वाली टिक करनी है। ठीक है, आगमन निगमन विधि जहाँ पर आगमन निगमन को मिलाकर पढ़ाया जाता है वो सबसे बेस्ट विधि होती है। अगर आगमन निगमन ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर फिर आप खाली आगमन, सिर्फ आगमन विधि को चूज करेंगे। बात करते हैं सूत्र या कंठस्थीकरण की। नेक्स्ट है हमारे पास सूत्र विधि। सूत्र विधि या कंठस्थीकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल है गाइज, इसमें जो आपके फॉर्मूला होते हैं उनको सिर्फ रटाया जाता है, याद कराया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका निगमन विधि का एक रूप है, अभी हमने पहले पढ़ा है, निगमन विधि के रूप में क्या आता है, सूत्र विधि। दूसरा, इसमें संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये छोटे छोटे नियम ही क्या कहलाते हैं, सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं, अगर हम गणित पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के फॉर्मूले को सीधा रटा देते हैं। ठीक है, या साधारण ब्याज के सीधा फॉर्मूला को हम रटा देते हैं, तो वो क्या है, वो सूत्र प्रणाली ही तो है, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसको समझा नहीं कि कंसेप्ट बना कैसे है, ये सूत्र बना कैसे है। ठीक है, हमने उस फॉर्मूले को समझा ही नहीं, हम सिर्फ उसको रट लिया है, तो वो क्या उनसे होती है, सूत्र या कंठस्थीकरण कहते हैं। यानी इसमें पूरे ग्रामर को छोटे छोटे नियमों में बांटा जाता है, और फिर उन नियमों को हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, और उन नियमों को रटा देते हैं, यानी उन्हीं नियमों को कंठस्थ कराने की विधि सूत्र विधि कहलाती है। बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो इसमें बताया गया है कि पाणिनि का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, पाणिनि ने एक बुक लिखी थी अष्टाध्याय, जिसके अंदर उन्होंने 4000 सूत्रों का संकलन किया है। तो इनमें कई बार पूछा जाता है कि पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में
कौन सी विधि का यूज़ किया गया है। यानी अष्टाध्यायी को अगर आप पढ़ा रहे हैं या कोई विद्यार्थी उसे पढ़ रहा है तो वो कौन सी विधि को यूज़ कर रहा है, तो सूत्र विधि है, क्योंकि वहाँ पर सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। उसमें 4000 सूत्रों का संगठन है और उन्हीं को विद्यार्थी पढ़ता रहता है तो उसको याद हो जाते हैं। एक तरह से रट्टाफिकेशन है। बात करते हैं इसमें गाइस, सूत्रों को रटाकर व्याकरण का सिद्धांतिक ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ रटा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, उसको समझाना है। लेकिन निगमन विधि क्या है, उसके अपोजिट है, ठीक है। निगमन विधि क्या कहती है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर, या सूत्र विधि आप कह सकते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रटाया जाता है। बात करते हैं इसके अन्य नाम की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूत्र विधि या कंठस्थ विधि का अन्य नाम क्या है। तो इसका नाम है गागर में सागर भरना। मतलब क्या है कि कुछ कम शब्दों के अंदर बहुत सारे मटेरियल को डाल दिया गया है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आप लाभ हानि का छोटा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी तरह से इसको गागर में सागर भरना कहते हैं, यानी कम शब्दों के अंदर कम सूत्रों से हम पूरी व्याकरण का ज्ञान कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। गागर में सागर मतलब है कम चीज़ को पढ़कर ज़्यादा चीज़ का ज्ञान करना। बात करते तो ये एग्जैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करते हैं इसके गुण दोष की, तो इसके गुण दोष आपके बिल्कुल निगमन वाले, आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि जो सूत्र विधि है उसके गुण दोष क्या हैं, निगमन वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं परिभाषाओं की, तो आपटे की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसकी परिभाषा क्या है, आपटे के अनुसार बैंक में रखी हुई राशि सुरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। जिस तरह से बैंक में रखी हुई राशि सुरक्षित नहीं रहती है, उसी तरह से मतलब रटाया हुआ ज्ञान भी क्या है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। तो ये आपटे की कोटेशन है, बैंक में रखी हुई राशि, इतना ध्यान रखना है। तो ये आपटे की डेफिनेशन है, कोटेशन है। बात करते हैं गुण की, तो इससे क्या होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है कि अगर किसी को कम टाइम में सारी चीज़ें रटानी है, या हम कह सकते हैं कि अगर विषय पर पूर्णता करानी है, ठीक है। क्योंकि अगर आगमन निगमन के आगमन विधि के थ्रू पढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा टाइम में भी बहुत कम चीज़ों को समझा पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको रट्टाफिकेशन कराते हैं, फॉर्मूला रटाते हैं, तो उसको क्या होता है, उससे विषय पर पूर्णता हो जाती है, यानी विषय पर अधिकार हो जाता है। तो यही इसका एक प्लस पॉइंट है, एक गुण है कि विषय पर पूर्णता हो जाती है। साथ ही साथ इस जो रट्टाफिकेशन वाला जो उसका नॉलेज है उसको कहाँ यूज़ कर सकता है, वाद विवाद के अंदर यूज़ कर सकता है। तो ये इसका एक गुण है। तो यहाँ पर आपकी सूत्र विधि कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं पारायण विधि की। तो पारायण से क्या हो जाएगा, रामायण। रामायण में क्या होता है, रामायण में क्या है, बहुत सारे सूत्र या श्लोक ही तो है, श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है, हम उन्हीं पढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह से पारायण भी क्या है, पारायण को आप रामायण से कह सकते हैं। रामायण के अंदर क्या होते हैं, मंत्र होते हैं। यानी पारायण विधि के अंदर क्या है, बहुत सारे मंत्र दिए होते हैं, यानी मंत्रों और श्लोकों को बार बार रटवाना पारायण विधि कहलाती है। इतना ध्यान रखना है। शॉर्ट के लिए आप याद रख सकते हैं, पारायण के लास्ट में क्या आता है, य और न, ठीक है। तो इसी तरह से रामायण के लास्ट में भी क्या आता है, ये और न, इस तरह से आप याद रख लेंगे। और रामायण में क्या होते हैं, मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि पारायण में क्या होते हैं, मंत्र। और पारायण विधि कौन सी है, मंत्र और श्लोकों को बार बार रटाना, यानी याद कराना, ठीक है। किसको, मंत्र और श्लोकों को, इसको क्या कहते हैं, पारायण विधि कहते हैं। और ये किसका पार्ट है, अब कोई चीज़ रटाई जा रही तो किसका पार्ट है, ये सूत्र विधि का या कंठस्थ विधि का पार्ट है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो पारायण करने वाले बालकों को पारायणिक कहते हैं। ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पारायण करने वाले बालक को क्या कहते हैं, पारायणिक। तो कई बार वन लाइनर यानी वाक्यांश के एक शब्द में कई बार पूछा जाता है कि पारायणिक किसको कहते हैं। तो पारायणिक याद करना है आपको, पारायण करने वाले बालक को। यानी पारायण करना मतलब क्या है, मंत्र और श्लोकों को रटने वाला विद्यार्थी, मंत्र और श्लोकों को याद कर लेने वाला विद्यार्थी क्या है, पारायण कहलाता है, पारायणिक। बात करते हैं सिक्स्थ विधि की, तो है हमारे पास भाषा संसर्ग या अव्याकृति विधि। अब कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अव्याकृति विधि का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भाषा संसर्ग या अव्याकृति विधि इसको कहते हैं। किसको, भाषा संसर्ग को। तो बात करते हैं भाषा संसर्ग विधि की। फर्स्ट है इसके अंदर कि बिना व्याकरण नियम सिखाए स्वतः ही भाषा को सीख लेना। मतलब क्या है गाइज, इसके अंदर क्या बताया जाता है कि कुछ ऑथेंटिक यानी अच्छी बुक्स दे दी जाती हैं, ठीक है। कुछ अच्छे राइटर्स की बुक दे दी जाती हैं। उनको क्या करता है, एक विद्यार्थी जो है, जैसे कुछ अच्छी ग्रामर की बुक दे दी और फिर एक विद्यार्थी को कह दिया कि तुम इसको बार बार पढ़ते रहो, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें टीचर कुछ सिखा नहीं रहा, बच्चा खुद ही बुक को पढ़ के और उसका सही और गलत का ज्ञान कर लेता है। यानी
वो बार बार एक जैसे सेंटेंसेस पढ़ता है तो उसको फॉर्मूला खुद ही पता चल जाता है कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, किस तरह से इसका उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये एक विधि है ग्रामर की, यानी इसमें भाषा को जो विद्यार्थी है वो खुद ही सीख लेता है स्वतः। ठीक है, स्वतः सीख लेता है। इसको क्या कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि। इसमें भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण की ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लैंग्वेज की एक बुक दे दी जाती है, उसी को बार बार पढ़ के विद्यार्थी खुद ही सीख लेता है। ठीक है, इसमें टीचर अलग से कोई भी ग्रामर की बुक नहीं पढ़ाता है, स्टूडेंट को ग्रामर की श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वयं ही पढ़ने के लिए कह देता है। यानी इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामर की जो अच्छी बुक्स होती हैं, व्याकरण की जो अच्छी किताबें होती हैं, उन्हीं को पढ़ने के लिए कह दिया जाता है कि बच्चे उसको खुद ही पढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे वो खुद पढ़ेंगे तो वो खुद ही उन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, या उसके अंदर किस तरह के नियम बनाए गए हैं, या उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इसके अंदर वर्तनी कौन सी है, इसका ज्ञान वो खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि कौन सी विधि ऐसी है जिसमें कि विद्यार्थी स्वयं ही पुस्तकों को पढ़ता है, ठीक है, बिना किसी टीचर की हेल्प के स्वतः ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना है आपको, भाषा संसर्ग विधि है। बात करते हैं इसका यूज़ किस में होता है, तो इससे भाषण में क्लैरिटी आती है। यानी अब बार बार किसी चीज़ का उच्चारण करेगा, ठीक है, बार बार लाइंस का उच्चारण करेगा तो उसके वाचन में शुद्धता आ जाती है। तो इसका यूज़ किस में होता है, भाषण में, तो भाषण में क्लैरिटी आती है। बात करते हैं डीमेरिट यानी नुकसान की, इसका अवगुण क्या है, तो इसमें एक तो तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि टीचर थोड़ा ना मूल्यांकन कर रहा है, बच्चा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही सीख रहा है, तो उसको क्या पता चलेगा कि मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ, किस तरह से पढ़ रहा हूँ, तो ये तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। दूसरा, इसमें व्याकरण को, अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये कई बार ऐसे पूछा जाता है आपसे, भाषा का अनुगामी किसको कहा जाता है, तो व्याकरण को भाषा का अनुगामी कहा जाता है। यानी भाषा के पीछे पीछे चलती है व्याकरण, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुगामी का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे चलना, तो व्याकरण को भाषा का अनुगामी कहा जाता है। कई बार वन लाइनर में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, किसको भाषा का अनुगामी कहा जाता है, तो व्याकरण को, ग्रामर को। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट विधि की। नेक्स्ट है हमारे पास समवाय सहयोग या साहचर्य विधि। समवाय विधि क्या होती है, देखो समवाय का मतलब भी मैंने बताया कि जिसमें स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं ग्रामर को, बाकी जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि गद्य पढ़ा रहे हैं, तो गद्य के बीच में कोई व्याकरण के शब्द आ गए तो उनको समझा दिया, कोई कठिन शब्द आ गए उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, ठीक है, या कि कौन सी संधि बनती है, इस तरह से। यानी गद्यांश और पद्यांश को पढ़ाते समय, गद्य और पद्य को पढ़ाते समय बीच में कठिन शब्दों का या बीच में कुछ शब्दों का व्याकरणिक ज्ञान करा देना, उसको हम कहते हैं समवाय विधि या सहयोग विधि, ठीक है। इसको साहचर्य विधि भी हम कह देते हैं। तो इसके अंदर ग्रामर, ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर गद्य पद्य पढ़ाते समय व्याकरण के अंश का उसी समय नियम का ज्ञान करा दिया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि वर्ड को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता है, कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई इसका निर्माण ऐसे हुआ, इसके अंदर ये संधि है, ये उपसर्ग है। बात करते हैं इसके दोष की, तो एक तो इससे ग्रामर का पूरा नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि अब जैसे अब 150 शब्दों का कोई एक पद्यांश है तो उसके अंदर कोई 2 या 3 ही टफ वर्ड्स मिलते हैं, तो सिर्फ 2 या 3, अगर 2 या 3 शब्दों का ही हमें निर्माण पता चलेगा तो हम पूरी ग्रामर पर कमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक नुकसान है, एक अवगुण है। दूसरा, अगर किसी पोएम के बीच में, अगर पोएम पढ़ाते हुए, यानी कोई भी पोएम पढ़ा रहे हैं और उसके बीच में बार बार हमें कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पोएम का जो इंटरेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है पोएम पढ़ने का, तो ये एक नुकसान है। तो बात करते हैं इसके बेस की। फर्स्ट, इसके अंदर 4 प्रिंसिपल का यूज़ होता है, यानी 4 सिद्धांतों पर ये आधारित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो पहला है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध, सेकंड डीवी का समाजीकरण प्रिंसिपल, थर्ड फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत, और चौथा इसमें बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी। तो ये पहले भी, अभी लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, बुनियादी शिक्षा किसने दी थी, ये किसका सिद्धांत है, तो महात्मा गांधी का सिद्धांत है। गाइस यहाँ पर एक तो जीवन केंद्रित शिक्षा यानी फ्रोबेल ने जो दी है वो, और एक महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन दी है, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों विधियाँ एक बार आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बात करते हैं आपकी 8th क्वेश्चन की। 8th पॉइंट है यहाँ पर अर्थबोधन या वाद विवाद विधि। तो 7 विधियाँ हम पढ़ चुके हैं व्याकरण शिक्षण की। बात करते हैं 8वीं विधि की, अर्थबोधन या वाद विवाद। अब अर्थबोधन का मतलब ही क्लियर है, अर्थबोधन के नाम से ही क्लियर है, अर्थ का बोधन करना,
मतलब क्या है, उसके मीनिंग को समझाना। बोध का मतलब होता है समझाना, और अर्थबोधन यानी उसका मीनिंग समझाना। इसका मतलब क्या है, सिंपल है इसके अंदर कि उसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कोई भी शब्द है उसका पूरा मीनिंग समझाया जाता है। बात करते हैं अर्थबोधन विधि की, या इसको आप वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है सूत्र का सही अर्थ समझाता है, मतलब पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है। दूसरा, इससे तर्क और चिंतन का विकास होता है। तीसरा, इसे समझकर व्याकरण सीखने को मिलती है। मतलब क्या है, अर्थबोधन मैंने बता दिया आपको। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, और बोधन का मतलब होता है मीनिंग को समझाना। तो इसमें किसी भी शब्द के या किसी भी नियम के मीनिंग को, अर्थ को समझाया जाता है। बात करते हैं इसके स्टेप्स की, तो पहला, ये चारों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्राक कथन। प्राक कथन होता है त्वरित या स्फुरित विषय का मौखिक निरूपण करना। प्राक कथन का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में शॉर्ट में यानी फटाफट से उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देना। प्राक कथन होता है शॉर्ट में और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी कोई बुक पढ़ते हैं आप, तो बुक के सबसे फ्रंट पेज पर, ठीक है, जो आपका मेन पेज होता है, मतलब फर्स्ट पेज जो होता है अंदर बुक्स के अंदर, जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पर प्राक कथन लिखा होता है। मतलब उसका पूरा शॉर्ट में दिया होता है उस बुक के बारे में, तो उसको हम प्राक कथन कहते हैं। यानी पूरे सब्जेक्ट के बारे में ओरल फटाफट से बता देना। बात करते हैं यानी मौखिक रूप से फटाफट से बता देना। दूसरा होता है भाषण। भाषण क्या होता है, विषय का सम्यक स्पष्टीकरण। मतलब क्या है, भाषण के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट को स्पष्ट किया जाता है, पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई, मतलब भाषण मतलब क्या है, उसको पूरा समझाया जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है, सम्यक बोध। बोध का मतलब से क्लियर हो जाना चाहिए, मीनिंग बता रहा है, यानी पूर्ण रूप से अर्थ सहित उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, सम्यक बोध का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। फोर्थ नेक्स्ट है इसके अंदर प्रतिश्रवण। अब प्रतिश्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी क्या होता है, ज्ञान चर्चा का श्रवण। मतलब प्रतिश्रवण का मतलब होता है दूसरे की बात को सुनना, यानी चर्चा को सुनना। ठीक है, श्रवण का मतलब सुनना, प्रतिश्रवण मतलब दूसरे की बात को सुनना। तो कोई चर्चा चल रही है उसको आप सुन रहे हैं, वो प्रतिश्रवण है। या कोई बोल रहा है आप उसको सुन रहे हैं, तो प्रतिश्रवण है। नेक्स्ट बात करते हैं जिज्ञासा वृत्ति। जिज्ञासा की वृत्ति का मतलब होता है कंटिन्यूअस रूप से चलने वाली, यानी सतत इच्छा। तो जिज्ञासा वृत्ति का मतलब होता है ज्ञान की सतत इच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज अन्वय व्यक्ति रेख की। मतलब अन्वय व्यक्ति रेख विधि है। ठीक है, इसको प्रकृति प्रत्यय विधि भी कह देते हैं। मतलब क्या है कि दो भाषाओं की तुलना करके पढ़ाया जाता है। सिंपल है। अब अन्वय व्यक्ति रेख का मतलब क्या होगा, शॉर्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना। अब व्यक्ति से निकाल लीजिए, व्यक्ति रेख से निकाल लीजिए व्यक्ति को, और अन्वय से निकाल लीजिए अन्य को। तो अन्य व्यक्ति मतलब क्या है कि अन्य भाषाओं के साथ तुलना करके पढ़ा देना। ये कौन सी विधि होती है, अन्वय व्यक्ति रेख विधि होती है, या आप इसको अन्य नाम से जानते हैं प्रकृति प्रत्यय विधि। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो अन्य विधियों के साथ जोड़कर व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कराया जाता है। तो जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि दूसरी विधियों के साथ इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गद्य के साथ साथ इसको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो गया, वहाँ पर अन्य भाषाओं के साथ भी इसकी तुलना कराई जाती है। तो अन्य भाषाओं के साथ तुलना करके पढ़ाना अन्वय व्यक्तिरेख विधि कहलाता है। सेकंड बात करते हैं इसकी, इसमें सहयोगात्मक रूप से इस विधि का यूज़ किया जाता है। मतलब गद्य पढ़ाते पढ़ाते बीच में इस विधि का यूज़ कर लिया जाता है, या अगर कठिन शब्दों का ज्ञान करा रहे हैं तो बीच में इस विधि का यूज़ कर लिया जाता है, यानी यहाँ पर बीच में ग्रामर को यूज़ कर लिया जाता है। तो इसको हम अन्वय व्यक्तिरेख विधि कहते हैं। शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं कि दो भाषाओं की तुलना करके या अन्य भाषाओं के साथ मिलकर इसको पढ़ाना, अन्य विधियों के साथ जोड़कर इसको पढ़ाना, अन्य विधियों के साथ जोड़कर व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कराना क्या कहलाता है, अन्वय व्यक्तिरेख विधि कहलाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विधि की, जो कि है पाठ्य पुस्तक विधि। गाइस ध्यान रखना है आपको, निगमन इम्पोर्टेंट है, आगमन निगमन इम्पोर्टेंट है, पाठ्य पुस्तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भाषा संसर्ग भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी विधियाँ लगभग 4 से 5 विधियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं भाषा संसर्ग भी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं अब पाठ्यपुस्तक विधि की। पाठ्यपुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और 99% चांस है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। पाठ्यपुस्तक विधि को क्या कहते हैं, तू पढ़ विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है किस विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं, तो पाठ्यपुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कह देते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होती है, सुग्गा प्रणाली। ठीक है, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रटाफिकेशन कराया जाता है। एक तरह से बुक्स में क्या है कि बुक में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको रट लिया, ठीक है, या लिखे हुए मटेरियल को ही सिर्फ बार बार पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से रटाफिकेशन है। तो रटाफिकेशन की वजह से इसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं या तू पढ़ विधि भी कहते हैं।
बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए निर्धारित बुक्स में हर चैप्टर के लास्ट में, मतलब क्या है, अब बुक के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर आपने देखा होगा कि पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में कुछ शब्द दिए जाते हैं, ठीक है, या कुछ ग्रामर की चीज़ें दी जाती हैं। जैसे लास्ट में आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर संधि के 4-5 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, ठीक है, कि 4-5 क्वेश्चन संधि के दे देंगे, या 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिंग से मिल जाते हैं चैप्टर के एंड में, या 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पाठ के बीच में से उठा के प्रायवाची के पूछ ली जाते हैं, तो जो लास्ट में मिलते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को पाठ्य पुस्तक विधि का पार्ट मानते हैं। मतलब हिंदी भाषा के लिए निर्धारित बुक्स में हर चैप्टर के लास्ट में या बुक के लास्ट में जो सामग्री होती है, ठीक है, लास्ट में सामग्री कौन सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भाषिक सामग्री कहते हैं। तो आपको ये कई बार भी पूछ लिया जाता है कि भाषिक सामग्री कौन सी होती है, तो चैप्टर के एंड में या बुक के लास्ट में जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको भाषिक सामग्री कहते हैं। भाषिक मतलब भाषा से रिलेटेड सामग्री। इस भाषिक सामग्री में व्याकरण से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, या क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसको हम भाषा सामग्री कहते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जब टीचर कोई चीज़ को पढ़ाता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय उसको उसी चीज़ के बेसिस पे, यानी जैसे अब पूरे चैप्टर के बीच में तो आपको ग्रामर कहीं नहीं पढ़ाई, लेकिन जब लास्ट में जब क्वेश्चंस आते हैं या लास्ट में कुछ एग्जांपल दिए हों तो उनके थ्रू उन्हीं को सोल्व कराएगा, तभी के तभी वो सिखा देगा, ठीक है। जैसे लास्ट में अब मैंने आपको बताया 4 से 5 प्रायवाची दे दिए, तो पूरे जो चैप्टर के अंदर तो आपको प्रायवाची नहीं बताए गए हैं, लेकिन लास्ट में जब प्रायवाची दिए हैं तो टीचर सिर्फ उन्हीं प्रायवाची 4-5 को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है, और उन्हीं से 2-4 चीज़ें जोड़ के बता देता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ वहीं पे ग्रामर को पढ़ाया जाता है, पूरी क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। लास्ट में 5 या 10 मिनट के लिए उसमें जब क्वेश्चन आते हैं उसके दौरान हम ग्रामर को सिखाते हैं। तो ये है पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है। तो उस भाषिक सामग्री किसको कहते हैं कि चैप्टर के एंड में या पूरे बुक के एंड में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं या जो कंसेप्ट दिए जाते हैं, ठीक है, उपसर्ग वगैरह दिए जाते हैं, प्रत्यय वगैरह दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उनको हम भाषिक सामग्री कहते हैं। तो उन भाषिक सामग्री के थ्रू ही ग्रामर को पढ़ाना क्या कहलाता है, पाठ्य पुस्तक विधि कहला देता है। बात करते हैं इसके दोष की, तो इसके अंदर क्या दोष है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ उसमें 5 या 10 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उससे क्या होगा कि उसको व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, सबसे बड़ा दोष ये है। दूसरा कि स्टार्टिंग में इस मेथड का यूज़ पहले ग्रामर सिखाने के लिए होता था, ठीक है, क्या है इसका कि सबसे पहले इसका जो यूज़ होता था वो इंग्लिश ग्रामर को सिखाने के लिए होता था। और अगर बात करें इसकी तो हिंदी में इसको इंग्लिश में तो इसके प्रतिपादक कौन रहे, कॉमेनियस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश में इसके प्रतिपादक यानी पाठ्य पुस्तक विधि के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने में योगदान कह सकते हैं आप, या इस विधि को इंग्लिश के अंदर कौन लेके आया था, तो कॉमेनियस लेके आए थे। और अगर बात करते हैं हिंदी के अंदर तो इसमें डॉक्टर वेस्ट नाम है इनका, ठीक है। तो ये डॉक्टर वेस्ट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, डॉक्टर वेस्ट ने हिंदी में पाठ्य पुस्तक विधि का प्रतिपादन किया था। तो हिंदी में अगर बात करते हैं तो डॉक्टर वेस्ट, और इंग्लिश में अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमेनियस। बात करते हैं नेक्स्ट 11वीं विधि आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या होती है, इसको प्रवचन विधि कहते हैं। अब सबसे बड़ा दोष क्या होता है, व्याख्या विधि आप सबको पता है कि उसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है टीचर, ठीक है, स्टूडेंट कुछ भी रिप्लाई वगैरह नहीं करते हैं, तो टीचर जो है वो सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से अमनोवैज्ञानिक ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को तो कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट करने का मौका मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टीचर इसमें वाचन या भाषण के थ्रू ही टीचिंग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 11th 12th वगैरह में जो लेक्चर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लेक्चर देते रहते हैं, वो बस उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का ज़्यादा जो है एक्टिव रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे गलत विधि है व्याख्या विधि, ठीक है। टीचर के लिए तो सबसे अच्छी है क्योंकि व्याख्या करनी है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे खराब है। सेकंड, इसमें शिक्षक का शिक्षण मतलब शिक्षण के अंदर शिक्षक ही सेंटर होता है, ठीक है, टीचर सेंटर मेथड कह सकते हैं आप इसको। थर्ड क्या है कि टीचर के दृष्टिकोण से ये अच्छी विधि है, अभी मैंने आपको बताया था टीचर के दृष्टिकोण से अच्छी है लेकिन स्टूडेंट के दृष्टिकोण से खराब है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो बाइंडिंग और बाइंडिंग की कोटेशन है यहाँ पर कि हाई लेवल पर टीचर के लिए, हाई लेवल पर अगर पढ़ा रहे हैं, यानी जैसे मैंने अभी बताया 11th 12th के लिए या उससे आगे कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट विधि है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सबसे खराब विधि है। बात करते हैं स्टेप्स की, तो स्टेप के अंदर फर्स्ट है इसमें चर्चा करना, यानी सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद उदाहरण होते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण से रिलेटेड एग्जाम्पल लिए जाते हैं, और लास्ट में वाक्य
अध्यार होता है। अब वाक्य अध्यार क्या होता है कि पढ़ाए जा रहे फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी शब्द आता है, ठीक है, उस शब्द के पीछे मतलब उस शब्द कौन से सूत्र से बना है उसको एक्सप्लेन करना, वो तो होता है वाक्य अध्यार। मतलब पढ़ाए जा रहे फॉर्मूले से किसी भी शब्द, कोई भी शब्द जो वो पढ़ा रहा है उस शब्द के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं तो कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये व्याकरण के लिए होता है। बात करते हैं इसके स्टेप्स की गद्य पद्य के अंदर। तो गद्य पद्य में क्या होता है, विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है, सेकंड व्याख्या की योजना बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद उसका सारांश निकाला जाता है और लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। तो ये इसके स्टेप्स थे। बात करते हैं गुण की, तो टीचर के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में यानी मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोष की बात करें तो ये क्या है, ये सिर्फ हाई क्लास के लिए है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं माध्यमिक की या आप बात कर रहे हैं प्राथमिक की तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये वीक स्टूडेंट्स के लिए भी सही नहीं है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। बात करते हैं अनौपचारिक या सैनिक विधि की, लास्ट विधि हमारी। अनौपचारिक या सैनिक विधि क्या होती है, फर्स्ट इसके अंदर भाषा या व्याकरण का अव्याकृत प्रिंसिपल पर आधारित होती है, यानी इसमें कुछ भी बेसिक जो ग्रामर है वो नहीं सीखा जाती, कोई नियम नहीं सीखा जाते, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं उनको रटा दी जाती हैं, ठीक है। तो इससे एक तो भाषा का जो है सही व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, दूसरा इसके अंदर स्कूल या क्लास में ग्रामर का ज्ञान नहीं दिया जाता है, सिर्फ बातचीत करते हुए ग्रामर को सिखा दी जाती है, यानी जिस लैंग्वेज को सीखना चाहता है सिर्फ उसी का ही भाषा का ज्ञान करा दिया जाता है, उसी तरह के भाषा के लोगों के बीच में उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो उस चीज़ को स्पीकिंग कर करके यानी बोल बोल कर सीख लेता है। ये है। नेक्स्ट है, इससे स्टूडेंट को लैंग्वेज का व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, मतलब सिर्फ बोलचाल की भाषा में भाषा को जान जाता है लेकिन उसका व्याकरणिक बेस क्या है वो नहीं जान पाता। नेक्स्ट है, इसका एजुकेशन में इसका यूज़ कब किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो इसका जो यूज़ हुआ था इस मेथड का सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के जो सैनिक थे उनके ऊपर किया गया था। तो उनको क्या है कि वहाँ जहाँ पर वो लड़ाई लड़ रहे थे, जहाँ पर वो युद्ध हो रहा था, वहाँ उस तरह के लोगों के बीच में वो छोड़ दिया गया था उनको, ताकि वहाँ से उन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक जो बोलचाल की भाषा सीख ली थी। नेक्स्ट है, इसमें सिक्स्थ पॉइंट है, ग्रामर की बजाय इंग्लिश कौशलों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, यानी लैंग्वेज के कौशलों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ग्रामर की बजाय, तो ग्रामर नहीं सिखा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है, इसको संघटना विधि कहते हैं, यानी इसको हम संघटना विधि या श्रव्य भाष्य विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, संघटना विधि, श्रव्य भाष्य विधि और भाषा वैज्ञानिक विधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो गाइस ये 12 विधियाँ थी आपकी व्याकरण शिक्षण की, तो यहाँ पर हमारा व्याकरण शिक्षण कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस इस तरह की और भी वीडियोस हैं जो मैंने चैनल पर बना के डाली हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बुक्स हैं उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।